हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिकल सॉल्यूशन में। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये आपके 12वीं क्लास के अंदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या उपसहसंयोजक जो यौगिक हैं वो आपके सिलेबस में है। यहाँ उपसहसंयोजक यौगिक जानने से पहले हम थोड़ा पढ़ेंगे साधारण लवण के बारे में। साधारण लवण या जिसे हम सिंपल साल्ट के नाम से भी जानते हैं। विद्यार्थियों, आप जैसे सभी जानते हैं कि अम्ल और क्षार, एसिड और बेस जो हैं वो दोनों मिलकर लवण, साल्ट और जल का निर्माण करते हैं। जैसे कि एसिड हम ले लें HCl, बेस हम ले लें NaOH। इन दोनों के मिलने से जो हमें लवण प्राप्त होगा वो NaCl और जल के रूप में हमें H2O प्राप्त होता है। यदि यही अभिक्रिया हम विपरीत दिशा में करवाएं, अर्थात जो साल्ट है उसके अंदर हम जल को मिला दें, तो ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसे हम रिवर्सिबल रिएक्शन भी बोलते हैं के रूप में ये अम्ल और क्षारों के अंदर टूट जाएगा। अर्थात यदि लवण का जलीय विलयन हम लें और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करें, तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो NaCl जो है अपने मूल आयनों अर्थात अम्ल और क्षार के अंदर टूट जाता है। तो ऐसी जो लवण हैं उन्हें हम साधारण लवण या सिंपल कंपाउंड्स के नाम से जानते हैं। फिर बात आती है योगात्मक यौगिकों की। योगात्मक यौगिक या जिन्हें हम कहते हैं एडिशन कंपाउंड, दूसरा नाम एडिशन कंपाउंड्स भी इन्हें कहा जाता है। एडिशन कंपाउंड्स के अंदर होता क्या है कि जो भी एडिशन साल्ट होता है या यौगिक होता है, एडिशन जो साल्ट कह दें या कंपाउंड जो अपने कह दें, उसके अंदर जैसे ही उस विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, उसके जलीय विलयन के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है और उसे गर्म किया जाता है, तो वह अपनी मूल जो क्रिस्टल हैं उनके अंदर क्या हो जाता है, टूट जाता है। अर्थात जैसे ही एडिशन जो साल्ट है उसके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो बनने वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको अपने क्रिस्टल कहते हैं, अर्थात उनसे क्रिस्टलों का निर्माण होता है। पुनः जो एडिशन कंपाउंड होते हैं उन्हें दो भागों में बांटा जाता है। पहला जो आपका रहता है वह रहता है डबल साल्ट। डबल साल्ट या हिंदी में जिससे अपने कहते हैं द्विक लवण। और दूसरा भाग जो अपने लेसन का मुख्य पार्ट रहेगा, जिसे अपने कहेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या इन्हें ही हम कहते हैं, दूसरा इसका नाम जो रहता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नाम से भी इनको जाना जाता है। हिंदी में यदि अपने कहें तो संकुल या उपसहसंयोजक यौगिक। उपसहसंयोजक यौगिक के नाम से इनको जानते हैं। थोड़ा अपने अध्ययन करेंगे द्विक लवण के बारे में। द्विक लवण का जैसे अपने उदाहरण लें तो क्या होगा, K2SO4
Al2SO4 की थ्राइस डॉट 6S2 डॉट 24S2O, जिसे हम सामान्यतः कहते हैं फिटकरी, या इसे पोटास एलम भी कहा जाता है। और आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत सी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पोटास एलम का रासायनिक सूत्र लिखें, तो आप बड़ी आसानी से लिख सकते हैं K2SO4 डॉट Al2SO4 की थ्राइस और डॉट 24S2O। अब द्विक लवण के अंदर जैसे ही हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे इनके जलीय विलयन के अंदर, तो हमें एक तो पोटेशियम आयन प्राप्त होंगे, दूसरा जो है हमें जो मिलेंगे एल्युमिनियम के आयन बनेंगे, और तीसरा जो है हमें यहाँ पे SO4 नेगेटिव 2 आयन्स और साथ में क्रिस्टलियन वाटर जो है वो हमें प्राप्त होगा। अर्थात जैसे ही इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की गई तो ये इसमें उपस्थित मूल जो आयन थे, जिसमें ये दोनों धनायन पोटेशियम और एल्युमिनियम और सल्फेट जो रिनाइन है, दोनों के अंदर टूट जाता है। ये हमने पहले भी पढ़ा कि एडिशन जो कंपाउंड होते हैं उनके जलीय विलयन के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ये अपने मूल क्रिस्टलों में टूट जाते हैं। तो यहाँ ये जो उपस्थित दोनों साल्ट थे, पोटेशियम और एल्युमिनियम, दोनों जो आयन हैं वो अपनी पहचान बनाए रखते हैं, अपनी पहचान को बनाए रखते हैं। और दूसरी तरफ हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में, जिसके अंदर जिसका एग्जाम्पल रहता है K4FeCN6। ऐसे जो कंपाउंड होते हैं उनके जलीय विलयन या एक्वस जो सॉल्यूशन है उसके अंदर जब अपनी विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो ये पोटेशियम आयन और फेरोसाइनाइड आयन के अंदर टूट जाते हैं। ये पोटेशियम और फेरोसाइनाइड आयन्स के अंदर टूटते हैं, अर्थात ये अपनी मूल जो पहचान है, मूल पहचान जो है उसको क्या कर देते हैं, खो देते हैं। अर्थात मूल जो कॉम्प्लेक्स हमारे पास बना था उसमें पोटेशियम और फेरस दो तरह के आयन और तीसरा साइनाइड उपस्थित था, जबकि इसके सॉल्यूशन में विद्युत धारा प्रवाहित की तो ये अपने मूल जो तत्व थे पोटेशियम और आयरन, इनके अंदर नहीं टूट के ये पोटेशियम आयन और फेरोसाइनाइड आयन के अंदर टूट जाता है। तो आपको यहीं पे मैं थोड़ा एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि आपको यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि आपके जो मूल यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो बनता है, इसके अंदर आपने जैसे पढ़ा KuFeCN6, यहाँ ये जो बाहर की तरफ उपस्थित आयन है इसको काउंटर आयन के नाम से हम जानेंगे। हालांकि अपने आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा आपको कि इनका अर्थ क्या है। तो ये जो बचा हुआ बड़े ब्रैकेट के अंदर जो है जितनी भी स्पीसीज लिखी हुई है, जिसे हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर के नाम से जानते हैं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर या सहसंयोजक स्फीयर भी इसको कहा जाता है। अंदर की तरफ जो उपस्थित धनायन है या जो मेटल है उसको अपने केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। और यहाँ ये जो उपस्थित है इसे हम लिगेंड के नाम से जानेंगे, जिसके बारे में अपने आगे डिटेल से पढ़ेंगे, डिटेल से चर्चा करेंगे। अब जो सहसंयोजक यौगिक हैं उनकी यदि अपनी डेफिनेशन या परिभाषा के बारे में बात करें तो हम कह सकते हैं कि वे यौगिक जो
वे यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु या आयन उदासीन अणुओं या आयनों के साथ उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं तो उस दौरान बंध से उपसहसंयोजक यौगिक कहलाते हैं। पुनः मैं आपको बता दूं कि वे यौगिक जिनके अंदर केंद्रीय धातु परमाणु या आयन उदासीन अणुओं या परमाणुओं के साथ उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं तो ऐसे यौगिक उपसहसंयोजक यौगिक कहलाते हैं। उपसहसंयोजक जो यौगिक होते हैं उनके अंदर अधिकतर केंद्रीय धातु परमाणु संक्रमण तत्व होता है। या जिससे हम अधिकतर डी ब्लॉक के जो तत्व हैं उनको इसके अंदर माना जाता है। तो यहाँ पे उसके बाद में जो अपनी पढ़ेंगे इसके अंदर, तो उदासीन जो अणु या आयन होते हैं कि केंद्रीय धातु परमाणु के जो बंध बनाते हैं उसमें स्पीसीज यदि धनायन ऋणायन उपस्थित होती हैं तो कॉम्प्लेक्स आयन उनको कहा जाता है। संकुल आयन पर धनायन हो तो हम उसे संकुल धनायन कहेंगे। यदि संकुल जो आयन हमने बनाया है, संकुल आयन पर धनावेश उपस्थित हो तो हम उसे पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स के नाम से या धनायन संकुल धनायन के नाम से जानेंगे। और यदि उसमें ऋणायन उपस्थित हो तो हम उसे संकुल ऋणायन के नाम से जानते हैं। जैसे उसे हम ऋणायन कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जानते हैं। जैसे CuNH3 की 4 2+ तो ये हमारा धनायन संकुल हुआ। और इसी तरह पीछे जो हमने एग्जांपल पढ़ा था FeCN6 4- तो ये हमारा ऋणायन संकुल होगा। और इसी तरह यदि कोई भी कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई भी चार्ज उपस्थित नहीं है तो हम उसे कहेंगे कि वह संकुल उदासीन है, CO5 FeCO5। इनका अपने आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि ये संकुल धनायन बना, ये संकुल ऋणायन और ये उदासीन संकुल होगा, उदासीन संकुल। तो ऐसे जो संकुल हैं जिनमें कोई भी आवेश नहीं है, मैंने अभी आपको बताया FeCO5 का जैसे अपने एग्जांपल पढ़ा है, तो ये आपका संकुल जो है उदासीन होगा। कल हम चर्चा करेंगे इनके जो मुख्य टर्म्स हैं उनके बारे में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।